स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल चैप्टर है 12th क्लास का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपके पास एक पैराग्राफ भी आने वाला है, मतलब कंपनीशन, जिसके अंदर से आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे। तो ये वो आने वाला है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर 5 मार्क्स तो आपको फ्री को ही मिल सकते हैं लगभग। ठीक है, अगर एक बार चैप्टर को रीड कर लिया है तो इसी के अंदर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे मान लो मैं आपने सिंपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की होगी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। CxH2O होल भाई। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बन के हाइड्रेट हो, मतलब कार्बन के साथ क्या है, वाटर प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन क्या है? द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल अगर डेफिनेशन माने तो जो कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल वाई। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। बट इसमें एक्सेप्शन है, ये बोल रहा है CxH2 होल वाई होता है ना। पर एक्सेप्शनल डेफिनेशन 1 में क्या है, जैसे रेमोज है C6H12O5, ये ऊपर वाले फार्मूला फॉलो नहीं करता। फिर डीऑक्सीराइबोज है, ये भी फॉलो नहीं करता। फॉर्मेल्डिहाइड एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, नॉट कार्बोहाइड्रेट बट फॉर्मूला एस हाइड्रेट ऑफ कार्बन। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, उनका फॉर्मूला कैसा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन जैसा है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शन आ गए किसके अंदर, हाइड्रेट ऑफ कार्बन के अंदर, डेफिनेशन 1 के अंदर। उसके बाद साइंटिस्टों ने एक नई न्यू डेफिनेशन, जिसको मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हैं, वो बनाई। मॉडर्न डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, या ऐसे कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोलाइसिस करें वो क्या बना लें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लें या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बना लें, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जो कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर विद एग्जांपल। हमें बतानी है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रिड्यूस विच, ऐसी शुगर जो कि रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिस टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट और बेनेटिक रिएजेंट। जो कि टॉलरेंस टेस्ट या तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है उसको रिड्यूस कर दे, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे और बेनेटिक टेस्ट को रिड्यूस कर दे। इस तरह की जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसमें एग्जांपल है मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और डाइसैकेराइड में एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, जो कि इन चीज़ें ऑक्सीडेशन हो सकती है, क्योंकि जो मैंने ऊपर लिखी है, जो टॉलरेंस एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है और बेनेटिक एजेंट है, ये सारे एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। ये क्या करेंगे, जो हमारे पास शुगर होगी उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, कौन सी, रिड्यूसिंग की। फिर बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डू नॉट रिड्यूस, वो ना तो TR, FR ना BR, मतलब ऊपर देने के तीनों रेजेंट को भी वो रिड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है, उसमें एग्जांपल है सुक्रोज। तो सुक्रोज एक हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर है मेरे पास, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होती है। A mutation, when alpha and beta glucose present in a solution, they slowly convert into another form and equilibrium। मतलब क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्फा अल्फा और बीटा जो हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, वो आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अल्फा है, ये किस में चेंज हो गया, बीटा, मतलब आपस में इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। 36% हमारे पास अल्फा होता है, 64% हमारे पास क्या है, बीटा होते हैं। इसमें स्पेसिफिक रोटेशन होती है +11 डिग्री की। इसमें स्पेसिफिक रोटेशन होनी है +19.2 की ऑफ पीपीआर, रोटेट करते हैं पीपीआर को ही। अब जो इसमें मिक्सचर होता है ना, तो स्पेसिफिक रोटेशन होती है कितनी, फॉल्स टू 52.5। ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब देखिए मोटा रोटेशन में होता क्या है, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद द टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन।
जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस चेंज होता है किसमें, अल्फा का बीटा में और बीटा का अल्फा में, इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और विद द स्पेसिफिक रोटेशन, इसमें कुछ है एंगल की कुछ स्पेसिफिक रोटेशन के साथ ये चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है हमारे पास राइट हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के अंदर अल्फा भी है बीटा भी है, इसको आपने हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना है। तो हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ, जिसमें पायरोनोज रिंग होती है, तो पायरोनोज रिंग में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पायरोनोज रिंग हो गई, ठीक है, इन दोनों की। अब इसमें ध्यान रखना है, जो मेरे पास फर्स्ट कार्बन है ना, ये जो मेरे पास ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पर अगर एच ऊपर है और ओ एच नीचे है, अगर ओ एच नीचे, ध्यान रखना ओ एच में लिखा है फिशर के अंदर राइट है, हवत के अंदर डाउनवर्ड हमारे पास ओ एच है ना, अगर ओ एच डाउनवर्ड है दैट मीन वो अल्फा है, अगर फर्स्ट कार्बन पर ओ एच ऊपर वाली साइड है दैट मीन्स वो क्या है, बीटा है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इन स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अल्फा में क्या है, इनवर्ड है ओ एच तो अल्फा हो गया, अगर आउटवर्ड है ऊपर है तो क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ये भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। द पीएच और हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन solution in which the particular amino acid does not migrate under influence of an electric field is called isoelectric point of amino acid। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी, मेरे पास अमीनो एसिड, जैसे मान लो ये वाला अमीनो एसिड है, ठीक है, एक ऐसी पीएच या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जहाँ पे ये माइग्रेट ना करता हो, क्या है मतलब ये मूव ना करता हो अगर इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, तो इस तरह जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो अगर इससे से मान लो ये मेरे पास, अगर इस तरह से हम सोल्यूशन की पीएच बताते हैं, अगर पीएच बताएंगे तो वो कटायन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा इसमें, अगर पीएच घटाते हैं, सो इसमें पीएच क्या है, इसमें क्या है, अगर एच पॉजिटिव आयन बढ़े तो पीएच कम हो रही है, अगर पीएच कम हो रही है दैट मीन्स वो अनाइन कटायनिक फॉर्म में होगा, अगर पीएच बढ़ रही है मतलब बेसिक सोल्यूशन हो रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, अनाइनिक फॉर्म में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अनाइनिक और कटायनिक फॉर्म, अगर हाई पीएच है तो अनाइनिक फॉर्म, अगर लो पीएच है तो कटायनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन की डेफिनेशन में जाते हैं। द फाइब्रस प्रोटीन दीज आर द प्रोटीन्स विच आर लीनियर लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, लीनियर लिंक्ड होते हैं। और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, दीज प्रोटीन्स आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड। जो ग्लोबुलर होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं और एसिडिक और बेसिक दोनों होती हैं। अब जो फाइब्रस है वो हमारे पास इनसॉल्युबल है, कॉमन सॉल्वेंट में फाइब्रस क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। बट जो ग्लोबुलर है सॉल्युबल इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस और सॉल्ट। तो क्या ये सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर भी। और जो फाइब्रस में थर्ड पॉइंट है, दे आर लॉन्ग लीनियर प्रोटीन्स चेन्स आर होल्ड टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो फाइब्रस के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है जिसके कारण वो होल्ड रहते हैं। और ग्लोबुलर में क्या होती है, दीज आर फोल्डेड गिव 3D शेप्स एंड स्टेबल बाय द इंटरनल एच बॉन्ड। ग्लोबुलर के अंदर इंटरनल एच बॉन्ड होती है और 3D शेप होती है। एग्जाम्पल है फाइब्रस की, मायोसिन इन मसल्स, कैरेटिन इन हेयर, फाइब्रोन इन सिल्क एंड चालकोजन इन टेंडन्स। तो ये एग्जाम्पल हो गई। और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या, अमल अल्बन्स इन एग, ऑयल्स इन एंजाइम, हार्मोन्स, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल हैं। तो ये कर लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की डीनेचुरेशन क्या होती है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट, नेटिव मतलब बहुत बढ़िया स्टेज के अंदर होता है, इज सब्जेक्टेड टू एनी फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक पीएच चेंज हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। अगर मान लो हम कोई भी प्रोटीन है उसकी नेटिव स्टेट में है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी हम चेंज करते हैं, फिजिकल चेंज या टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो इन दिस कंडीशन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स लॉस देयर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा भी कोई भी चेंज करते हैं, केमिकल या फिजिकल चेंज करते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो अपनी क्वाटरनरी स्टेज में से
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टर्सरी स्ट्रक्चर में आएगा, टर्सरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी में आके रुक जाता है, प्राइमरी के बाद वो कन्वर्ट नहीं होता किसी में। ठीक है, तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो कितनी मर्जी टर्सरी क्वाटरनरी एंड सेकेंडरी सारी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अगर कोई चेंज करते हैं तो, पर वो प्राइमरी नहीं हो पाती। ये होगी नेटिव स्टेट, इसमें डीनेचुरेशन किया तो क्या है, ये वाला प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ एग इन ऑन बॉइलिंग, अगर हम एग को बॉईल करते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क इसकी एग्जांपल है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन का, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है मेरे पास, राइट केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज एंड सोर्स ऑफ ए गिवन प्रोटीन, जो गिवन विटामिन। आपको एक क्वेश्चन में पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी एक विटामिन दिया जाएगा, विटामिन ए हो सकता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एच या Q10, इस तरह के विटामिन दिए जाएंगे। उनको आपको केमिकल नेम पूछा होगा, डेफिशिएंसी डिजीज और सोर्स ऑफ विटामिन। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने इनके अंदर मम्मी लिखाए हुए हैं। ठीक है, सी टेबल के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी विटामिन के केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज और सोर्स ऑफ विटामिन याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके कंफर्म है, अगर आपने विटामिन वाला पार्ट कर लिया तो सारे क्वेश्चन लगभग आपके जो बायोमोल के आने वाला है वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल के। फिर मेरे पास है नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाते हैं, जो लास्ट दो क्वेश्चन होते हैं। तो अब डीएनए मेनली अकर इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, आरएनए मेनली अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब डीएनए में क्या, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन विच द टू स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड स्प्रिंगली। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है स्ट्रक्चर, और टू स्ट्रैंड होती हैं, स्प्रिंगली होती हैं। और डी आरएनए में क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। फिर हमारे पास जो डीएनए में शुगर है वो क्या है, 2 डीऑक्सीराइबोस है, डीएनए में क्या है, राइबोस है। अब इसके डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो यूरासिल एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और डीएनए में हमारे पास थायामीन एब्सेंट होता है। फिर जो हमारे पास डीएनए है वो यूनिक प्रॉपर्टी रिप्लिकेशन शो करता है, मतलब अपने वर्ग के मॉलिक्यूल और बना सकता है। आरएनए नहीं शो करता रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। और जो हमारे पास डीएनए है वो ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटी करेक्टर की, ठीक है, जीन्स की। और हमारे पास आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। और डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज एंड मॉलिक्यूलर मास होते हैं। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल आर स्मॉलर मासेस के होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। होप स्टूडेंट ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर कोई पहली बार जुड़ा था हो तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।